हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने टेस्ट अटेंड कर लिया होगा जो हमारा पिछला वाला चैप्टर हुआ था फोर्स एंड प्रेशर का। ठीक है, टेस्ट अटेंड कर लिया। तो अब जब ग्रेविटेशन पूरा हो जाए, एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को ये बायनेंसी फोर्स क्या होता है, उत्प्लावन बल, सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो ग्रेविटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और जब ये चैप्टर हो जाए प्लीज आप लोग इसका टेस्ट अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, सर मैं राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर का सिलेबस का हो जाएगा, सब हो जाएगा दोस्तों, सब हो जाएगा। जहां पर जनरल साइंस आती है सब होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है चैप्टर। देखो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस पृथ्वी पे कोई भी दो वस्तुएं ना, वो आपस में एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। ये बात हम लोगों को बताया था न्यूटन जी ने कि इस पृथ्वी पे कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर देखो, जैसे चंद्रमा की बात करें, पृथ्वी की बात करें, क्या ये भी एक दूसरे को आकर्षण करती है, क्या आकर्षित करती है? बिल्कुल। अगर मैं आप लोगों को बोलूं फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि तो सर मुझे ये बताओ, ये एक छोटा सा ये जो आपके हाथ में रिमोट है, ये पेन है, ये एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों एक्चुअली में ये भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन दोस्तों आकर्षण बल इतना कम होता है इन दो वस्तुओं के बीच में कि ये एक दूसरे की तरफ खिंच के चले नहीं आते, बट लगता जरूर है। ठीक है, तो होता क्या है गुरुत्वाकर्षण, कोई भी दो वस्तुएं ब्रह्मांड में, कोई सी भी दो वस्तुएं हो, वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी ही करेगी, इसे ही हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है क्या, जो हमारे समुद्र में जो लहरें उठती है, वो लहरें किसकी वजह से उठती है? क्योंकि दोस्तों जब मैंने बोला ना कोई भी दो वस्तु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो क्या चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। अब यह पृथ्वी किससे बना हुआ है? पृथ्वी का 71% भाग पानी से बना हुआ है। तो अगर ये पृथ्वी आकर्षित होगी, कहीं ना कहीं बोल सकता हूं इसका पानी आकर्षित होगा, जिसकी वजह से क्या आती है, लहरें आती है। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए तो कुल मिला के जो ग्रेविटेशन है, या इसको आप लोग ग्रेविटी भी बोल सकते हो, ये आप लोगों का क्या है, एक फोर्स है जो कि क्या होता है, जैसे यहां पर आप लोग देखो, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी बात समझो, आप लोगों को बताना पूरा का पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो यार यहां पर भी क्या है, ग्रेविटेशन की वजह से ही ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यानी दोस्तों इसने इसको आकर्षित कर रखा है, इसने इसको कर रखा है, इसने इसको कर रखा है। तो अगर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो इनके बीच में कोई आकर्षण ही नहीं होता, तो एक साथ बंधे हुए थोड़ी रहते, एक कहां पर चल जाता है, एक कहां पर चल जाता। तो पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है हमारा यानी सौर मंडल, किसकी वजह से बना हुआ है? ग्रेविटेशन की वजह से ही बना हुआ है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये भी गुरुत्वाकर्षण है क्या? नहीं दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण नहीं, केवल आकर्षण है, जिसमें आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है। फिर सर गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण। जैसे आप लोगों को पता है बारिश की जो बूंदे हैं वो नीचे ही क्यों आ रही है? क्योंकि देखो ये चिन्नू सी मान लो ये है बारिश की बूंद, और ये मान लो बड़ी सी पृथ्वी। तो जैसा कि मैंने बताया दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो क्या पृथ्वी इस बूंद को अपनी ओर आकर्षित करेगी? क्या करेगी ना, तभी तो बूंदे क्या आ रही है, नीचे आ रही है। तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हो ग्रेविटेशन आप लोगों को नजर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये ग्रेविटेशन या ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की खोज करी किसने? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो खोज करी थी वो न्यूटन जी ने करी थी। कैसे करी थी? एक्चुअली में ये पेड़ के नीचे बैठे थे, तो इन पर एक एप्पल गिरा, तो इन्होंने क्या देखा, यार किस वजह से एप्पल नीचे गिर रहा है। फिर इन्होंने ध्यान लगाया जरूर इस एप्पल को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ग्रेविटी के बारे में किसने बताया? न्यूटन जी ने बताया। तो कौन से ईयर में? इन 1666 है ना, इनका पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन थे। तो पहले इन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया, और बाद में दोस्तों इन्हीं से क्या बने थे, गुरुत्वाकर्षण के नियम बने थे। पहले इन्होंने फोर्स का बताया कि नहीं, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर इसको हम लोगों ने जनरल कर दिया कि नहीं, कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। समझ में आ गई क्या? और इनको ये जो ख्याल आया था, कब आया था? जब इन्होंने सेब को एक पेड़ से गिरते हुए नीचे देखा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में।
तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो सभी जगह एप्लीकेबल हो। ग्रेविटेशन क्या है वो आपको मैं समझा ही चुका हूं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, इधर देखो। जैसे मान लेते हैं कोई दो वस्तुएं हैं, एक है m1 एक है m2, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, और दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जो लॉ है वो क्या बोलता है कि इन दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, चलिए इसको मैं F नाम देता हूं, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक वस्तु का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, एक वस्तु का द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, तो अब इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान का गुणनफल कितना है, 4 इंटू 2 कितना है, 8 है। अगर एक वस्तु का द्रव्यमान है दोस्तों 10 किलोग्राम, एक का है मान लेते हैं 100 किलोग्राम, तो इनके दोनों द्रव्यमान के गुणनफल कितना है, 100 इंटू 10 यानी 1000। तो गुणनफल ज्यादा कहां पर है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर, सर यहां पर ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि साफ बोला गया है जो लगने वाला आकर्षण बल है ना वो समानुपाती है गुणनफल के, यानी गुणनफल ज्यादा तो लगने वाला बल ज्यादा। दोस्तों दूसरी चीज ये क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है ना वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है क्या सर? V बराबर आई आर में V का मान नेगेटिव हो तो कैपिटल I का मान भी नेगेटिव हो, तो प्लीज दिनों से डाउट है V बराबर आई आर कहां पर आ गया, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी होगा तब आएगा ना यार, इलेक्ट्रिसिटी होगा कमलेश जी जब पढ़ेंगे V बराबर आई आर, ठीक है। चलो आ जाइए प्लीज, है ना, इधर समझिए। तो क्या बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा दूरी का वर्ग ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग जितना ज्यादा होगा, इनके बीच में लगने वाला बल उतना ही कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर मैं इसको नाम दूं समीकरण नंबर 1 और अगर मैं इसको नाम दूं समीकरण नंबर 2, तो दोनों को आप लोग कंबाइंड करके क्या बोल सकते हो कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 m2 बट्टे r स्क्वायर के, ठीक है। क्या आप लोग बोल सकते हो क्या? दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताइए, जब भी समानुपाती का चिन्ह आप लोग हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है ना, और दोस्तों यहां पर भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी जो हाइट है ना वो एज के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे हाइट एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ेगी। अब जैसे मैं आप लोगों को बोलूं हाइट है ना आपकी एज का दुगना है, मान लो मैंने रिसर्च करके देखा, इसका मतलब अगर आपकी एज मान लो 3 साल की है तो हाइट 6 साल की है, अगर एज आपकी 4 साल की है तो हाइट आपकी 8 फीट की है, कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा। तो मतलब हमेशा जब भी कोई चीज समानुपाती होती है तो कांस्टेंट तो आएगा ना यार, कितना समानुपाती, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 1.5 गुना है, 2 गुना है, कितना है, ठीक है। तो यहां पर भी जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और दोस्तों इस कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया कैपिटल जी, बाकी का मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यार ये कैपिटल जी क्या है, तो दोस्तों कैपिटल जी होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोस्तों उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कैपिटल जी की वैल्यू इस पूरे यूनिवर्स में यानी सभी जगह क्या रहती है, समान रहती है। अगर आप चाहे चंद्रमा पे जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ, कैपिटल जी का मान फिक्स है। कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। सर इसका कोई मात्रक होगा क्या? बिल्कुल होगा। कैसे निकाल सकते हो? यहां से देखो कैपिटल जी क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर। F का मात्रक, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, R स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और m1 m2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, m1 m2 किलोग्राम किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछी जाए कभी भी जीवन में कि यार जो कैपिटल जी है यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू किसने फाइंड करी थी, किसने बताया इसकी वैल्यू इतनी होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए तो आप लोग क्या बोलोगे? हेनरी कैवेंडिश जी ने क्या करा था, फाइंड करा था। ओके चले आगे। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे
अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों, किसी भी वस्तु का वेट क्या होता है, किसी पिंड का भार क्या होता है, ये हम लोगों को समझना है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि कोई भी एम मास की बॉडी है, 2 किलोग्राम की, 4 किलोग्राम की, अगर आप लोगों को इसका वेट निकालने को बोला जाता है, बाहर भार निकालने को बोला जाता है, तो आप लोग सिंपली क्या बोलते हो, एम इंटू स्मॉल जी। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बोलते हैं, जिसका मान 9.8 होता है। ऐसे ही करते हो ना आप लोग? अरे ऐसे ही करते हो ना? ऐसे ही करते हो ना? लेकिन दोस्तों एक्चुअली में हम लोग समझते नहीं है वेट क्या है। देखो समझो मेरी बात को, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग मुझे बताइए, कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु है, ये मान लो एम द्रव्यमान की वस्तु है, तो जब आप लोग छोड़ोगे तो नीचे आ रही है क्या? नीचे आ रही है क्या? नीचे आ रही है क्या? क्यों आ रही है? क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। और दोस्तों पृथ्वी जिस बल से उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस वस्तु का भार बोलते हैं। भैया ये इस वस्तु का भार है, इसको झेलना ही पड़ेगा, ये झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी इसको क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी करेगी। ठीक है, तो वेट यानी भार किसी भी वस्तु का क्या है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है। क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण है। तो कितना आकर्षण है, कैसे पता पड़ेगा? तो दोस्तों ये जो पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी जो पृथ्वी है, जो बहुत बड़ी पृथ्वी है, इसके द्रव्यमान को मैं मान लेता हूं कैपिटल एम। ठीक है, आप ऐसे समझो, जैसे ये अगर हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या को मान लो आप लोग आर, मुझे नहीं पता क्या है, इसके द्रव्यमान को आप लोग मान लो कैपिटल एम। तो कोई, आप कहां पर खड़े हो दोस्तों? पृथ्वी पे तो खड़े हो, तो पृथ्वी से कितनी दूर ले जाओगे वस्तु को यार? इतनी बहुत दूर है ना। तो कुल मिला के मान लो यार यहां पर लेके चले गए आप लोग, है ना। तो यार आप लोगों को पता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है कितनी है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के आसपास है। वैसे एग्जैक्टली तो 6371 किलोमीटर है। तो कितना ज्यादा है सर जी? अगर यहां से पढ़ ले तो यूट्यूब क्लास लेने की कोई जरूरत है कि? कोई भी जरूरत आप लोगों को नहीं है, एक जगह पढ़ लो, यहां पढ़ लो, यहां सब कुछ होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि इस वस्तु और ये पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी क्या है, तो दोस्तों ये दूरी ये होगी r प्लस कुछ आएगा। तो यार इतनी बड़ी त्रिज्या में कुछ जोड़ो, या 2-4 मीटर या 200 मीटर भी जोड़ोगे, क्या फर्क पड़ेगा यार? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैं बोलूंगा दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी क्या है, r है। तो अब आप लोगों को क्या, अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या? आप लोग बोल सकते हो हाँ सर मुझे पता है, फॉर्मूला पता है, कैपिटल जी m1। m1 किसको बोलोगे? पहला वाला द्रव्यमान, जिसे स्मॉल m मान लेता हूं, जो कि वस्तु का द्रव्यमान है। m2 क्या हो जाएगा? पृथ्वी का द्रव्यमान बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग कर दो, r²। तो ये आकर्षण बल से पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, और इसी आकर्षण बल से ये वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा। क्योंकि जितना आकर्षण बल ये पृथ्वी इस पे लगाएगी, उतना ही आकर्षण बल ये वस्तु पृथ्वी पे लगाएगी। लेकिन दोस्तों पृथ्वी के ऊपर उठ के आ जाएगी कि नहीं? पृथ्वी तो कितनी भारी है, उसका द्रव्यमान कितना ज्यादा है यार, पृथ्वी नहीं आएगी। लेकिन क्या ये जो चीज है, ये पेन है, पृथ्वी की ओर चला जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। कितने बल से जाएगा? इस बल से जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इस वस्तु का भार बोलेंगे। और यानी अगर मैं आप लोगों को बोलूं, इस स्मॉल एम मास वाली जो वस्तु है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। और किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इस फोर्स को आप लोग बराबर कर दो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? स्मॉल एम। इसका त्वरण कितना है? कितने त्वरण से नीचे आएगा मुझे नहीं पता सर, मैंने ए त्वरण मान लिया। तो देखो स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया, ये ए का मान क्या हो गया? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे r²। ये ए क्या है? ये वो त्वरण है जिससे वस्तु नीचे आएगी। और ये त्वरण किस वजह से आ रहा है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आ रहा है। इसीलिए हम लोग इस ए को क्या बोलते हैं? स्मॉल जी बोल देते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोल देते हैं। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आप लोगों का, अगर आप लोगों से पूछे गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला बताओ, तो आप लोग बोलेंगे कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे r²। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है।
तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं स्मॉल जी का मान निकालो यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालो तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कैपिटल जी का मान तो आप लोगों को पता ही है कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। दोस्तों पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 5.92 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, देखो मैंने सारी चीज लिख दी है। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर। तो अगर मीटर में बदलना हो तो इसको क्या कर दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या कर दो इसका स्क्वायर कर दो। तो जब सब आप लोग सारी वैल्यू पुट करके जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो स्मॉल जी का मान कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई बात को। तो यहां से आया ये। तो दोस्तों अगर आप लोगों से कोई छोटी सी चीज पूछा जाए है ना, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से पूछूं, एक छोटी सी चीज में अगर आप लोगों से पूछूं कि पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप लोग बोलोगे कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर। दोस्तों इसमें क्या क्या आ रहा है, कैपिटल एम क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल आर क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या इसमें वस्तु का द्रव्यमान आ रहा है क्या? तो कुल मिला के चाहे आप एक छोटे से पेन को छोड़ो, चाहे बड़े से वस्तु को छोड़ो, चाहे कोई हल्की को छोड़ो भारी को छोड़ो, वो कितने त्वरण से नीचे आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ही नीचे आएगा। क्लियर है क्या? हाँ मोहम्मद नदीम जी सब कवर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, समझ में आ गई बात को? आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर है, क्लियर है ना? तो आप लोग बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर नहीं करता वस्तु के द्रव्यमान पे या वस्तु की त्रिज्या पे। अगर आप लोग पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण निकालना चाह रहे हो तो वो किस पे डिपेंड करेगा? पृथ्वी के द्रव्यमान पे और पृथ्वी की त्रिज्या पे। दोस्तों अभी आपने कहां पर निकाला वस्तु को, इधर माना आप लोगों ने, तो कुल मिला के आपने इस जगह अगर वस्तु को रखोगे तो उसका त्वरण कितना होगा वो आप लोगों ने निकाल दिया, जो कितना मान है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है हमारी जो पृथ्वी है वो एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप की नहीं होके कैसी है? कुछ ऐसी है ना, मतलब देखो इसको आप लोग बोलते हो भूमध्य रेखा इक्वेटर, क्योंकि ये पूरे इसको दो भागों में बांट देती है। ये है आपकी इक्वेटर, इक्वेटर और हिंदी में बोलेंगे भूमध्य। ठीक है, और दोस्तों इनको आप लोग क्या बोलते हो? इनको आप लोग बोलते हो पोल, ध्रुव। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये वाली त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। ये वाली त्रिज्या क्या होगी? आप लोगों की ज्यादा होगी। तो अगर ये वाली त्रिज्या ज्यादा है तो इस जगह और इस जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूं क्या इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यहां पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है त्रिज्या ज्यादा है। देखो क्योंकि अगर इसका मान ज्यादा होगा तो ये मान कम होगा, जबकि यहां पर ये त्रिज्या कम है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान इस जगह क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पोल पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? और कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर टॉपिक की पीडीएफ क्लास से पहले देंगे तो प्रिंट आउट सामने रख कर पाऊंगा तो ज्यादा क्लियर करूंगा। अरे बॉस जी इधर पढ़ लो पहले, कुछ नहीं होगा पीडीएफ से, ये पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा। पीडीएफ रोते रहते हो, पीडीएफ पता नहीं तुमने क्या बना लिया पीडीएफ को, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा तुम्हारा सबका। समझा रहा हूं, ये ध्यान नहीं दे रहे, पीडीएफ पे ध्यान जा रहा है तुम्हारा। पीडीएफ दे दो पहले क्लास से पहले। मार्केट में बहुत सारी पीडीएफ है, बुक मिल रही है मार्केट में 100 रुपए की, लिया हो, उससे बढ़िया क्या पीडीएफ मिलेगी? इधर ध्यान ही नहीं है तुम्हारा यार। कॉन्सेप्ट तो समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तो क्वेश्चन बनेंगे। पीडीएफ का क्या चार्ट डालोगे क्या? लिख लो अपने हाथ से लिख लो। और भाई क्लास के बाद तो मिल ही रही है। इतने समझदार हो गए, पीडीएफ करते रहते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं छोटा सा कि सर ठीक है आपने इधर बता दिया ज्यादा होगा, है ना, इधर ज्यादा होगा क्योंकि ये त्रिज्या क्या है? कम है। सर इधर क्या होगा? इधर कम होगा, आपने बता दिया। लेकिन सर अगर मैं आप लोगों से पूछूं पृथ्वी की सतह पर कुछ ऊंचाई पे जा रहा हूं, यहां पर जा रहा हूं, यहां पर जा रहा हूं या यहां पर जा रहा हूं, तब क्या होगा? तो दोस्तों लिख लो, अगर आप लोग हाइट पे जाओगे, हाइट यानी ऊंचाई पर जाओगे ना, ऊंचाई पर
तो ऊंचाई पर भी जी का मान क्या होगा, कम होगा। स्मॉल जी का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि यार जब आप लोग ज्यादा ऊंचाई पे जा रहे हो तो पृथ्वी उतना आकर्षण नहीं कर पाएगी, क्योंकि दूरी बढ़ गई, तो कुल मिला के उतना फोर्स नहीं लगा पाएगी, उतना त्वरण नहीं आएगा, तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, कम होगा हाइट पर जाने पर। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरी बात हम लोग करते हैं। अगर आप लोग गहराई में आओगे, गहराई में आओगे तब क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप लोग गहराई में आओगे, जैसे मान लो इस जगह आ गए, तो कुल मिला के पृथ्वी का यही वाला पार्ट तो आकर्षित कर रहा है। पहले यार इतना सारा पार्ट आकर्षित कर रहा था, तो अब उतना फोर्स नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए था। तो आप लोग बोलेंगे कि सर डेप्थ यानी गहराई पर आओगे ना, डेप्थ यानी गहराई पर, तो गहराई पर भी स्मॉल जी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल सेंटर पे आ जाओगे, सेंटर पर, तो सेंटर पर यानी केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यहां तक आ गई बात समझ में? आ जाओ, इन पॉइंट्स को लिखते हैं। ये सारी चीज मैंने आपको लिखवा दी है। बल्कि दोस्तों लिख लिख के पढ़ाने पर ज्यादा मजा आ रहा है यार, है ना? लिख लिख के पढ़ाने पर ज्यादा मजा आ रहा है ना? चलो, तो आपने बता दिया किसी भी प्लानेट पे गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकालते हैं। सर इसका फॉर्मूला बता दिया, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर। तो अगर मैं किसी दूसरे प्लानेट पे गया, चलो चंद्रमा की बात करते हैं, मून की बात करते हैं। जैसे अगर मैं गया मून पे यानी चंद्रमा पर, तो अगर मैं पूछूं यार दोस्तों यहां पर गुरुत्वीय त्वरण निकाल के बताओ, तो आप लोग क्या करोगे? सर फॉर्मूला तो आपने बता ही दिया। यहां पर मैं क्या रख दूंगा, अर्थ की जगह मून का मास रखूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, अर्थ की जगह मून का रेडियस रखूंगा। तो जब आप ये सारे मान पुट करेंगे तो आप लोग क्या देखते हो, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, काफी कम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो पृथ्वी का तो क्या था, द्रव्यमान बहुत ज्यादा था, वहां पर ज्यादा आ रहा था। चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत कम है पृथ्वी के मुकाबले। ठीक है क्या? तो यार कुल मिला के जो स्मॉल जी आएगा ना मून पर, बहुत कम आने वाला है। कितना आएगा? पृथ्वी पे कितना होता है, 9.8 होता है ना, यहां पर आएगा 9.8 का एग्जैक्ट बट्टा 6, यानी 9.8 बाय 6 में आपको करके बताता हूं, जा रहा है 1.63 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ी त्वरण का मात्रक ये होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान मून पर कितना होता है, तो स्मॉल जी का मान अर्थ पे जितना होता है ना पृथ्वी पर, उसका बट्टे 6 ही होता है। तो 9.8 का आप लोग बट्टे 6 करोगे तो कितना होगा, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो मैं से लिख लिख के भी पढ़ा सकता हूं पूरा, चाहे मैं लिख के पढ़ाऊं चाहे मैं कैसे पढ़ाऊं, आपको मजा ही आएगा। टेंशन मत लो, बस पढ़ो आप जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ, चले आगे, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज पे। तो ये मैंने आपको बता दिया स्मॉल जी, ये जो मून का मान होगा, सॉरी मून पर जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्या? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं आप लोगों, एक तो दोस्तों वस्तु को, किसी को वस्तु को जब आप पृथ्वी पर फेंको तो नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर mg लग रहा है। चंद्रमा पर भी आप लोग किसी वस्तु को फेंकोगे तो नीचे आएगी, क्योंकि चंद्रमा भी तो आकर्षित करेगी, यानी mg वहां पर भी लग रहा है। बट कहां पर mg ज्यादा होगा, mg ज्यादा कहां पर होगा, तो mg ज्यादा कहां पर होगा, ऑब्वियसली वो बात है पृथ्वी पर। देखो जैसे मान लो आपके पास में कोई वस्तु है 4 किलोग्राम की या 2 किलोग्राम की मान लो, तो जहां पर भी आप लोग किसी प्लानेट पे लेके जाओगे तो प्लानेट का कितना बड़ा द्रव्यमान है, तो वो उस वस्तु को आकर्षित करेगा क्या, तो नीचे की ओर एक बल लगाएगा कि जिसे आप लोग वेट बोल रहे हो। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है। तो देखो m का मान तो सभी जगह समान होता है द्रव्यमान का। अगर 2 किलोग्राम की वस्तु है तो अगर आप लोग 2.31 होना चाहिए, मैंने कुछ गलत कर दिया? हाँ? मैंने क्या कर दिया?
नहीं सही है दोस्तों, 9.8/6 से जो होगा 1.6333 आ रहा है ना, 2.31 कहां से आएगा? आप करके देख लो 9.8/6, 2.31 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 13.86 आ रहा ही है, ठीक है, 1.6 ही आएगा ये, 1.633, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, बात को आप लोग समझिए। देखो मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि देखो जो mg आप लोगों को निकालना है, तो देखो कोई भी अगर वस्तु मान लो 10 किलोग्राम की है ना, तो अगर आप लोग चंद्रमा पे जाओगे 10 किलोग्राम की रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी द्रव्यमान चेंज हो गया, द्रव्यमान में चेंज नहीं आता है, ठीक है यार। 5 किलोग्राम की वस्तु है, चंद्रमा पे जाओगे तब भी 5 किलोग्राम की रहेगी, ऐसे थोड़ी द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? वहां पर गुरुत्वाकर्षण चेंज होगा, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण चेंज होने की वजह से भार चेंज होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 100 किलोग्राम पृथ्वी पर, तो अगर चंद्रमा पर जाओगे तब भी द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही रहेगा। चेंज क्या होगा? वेट चेंज होगा, भार चेंज होगा उस वस्तु का। भार क्या होता है? m इंटू जी, तो m का मान है 100, g का मान है 9.8, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 980 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें मून पर, तो मून पर आप लोगों का m इंटू जी निकालना है, तो m का मान क्या है? 100, g का मान क्या है? यहां पर 9.8 का बट्टे 6 कर दो, या सिंपली है दोस्तों जो वेट यहां पर आया था आप लोगों का 980, उसका बट्टे 6 कर दो। तो जब 980 का बट्टे 6 करोगे यहां पर कितना आ जाएगा? 162.6 न्यूटन के आसपास आप लोग का हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों स्मॉल जी के मान में कैसे कैसे परिवर्तन होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। आप चाहे गहराई में जाइए, चाहे आप लोग पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाइए, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? कम ही होगा। पोल्स पे मैंने बता दिया सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सेंटर पे, केंद्र पे, तो केंद्र पे जो स्मॉल जी होगा उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब दोस्तों आप लोगों को पता है, देखो अर्थ का साइज ये रहा, मून का साइज ये रहा, ऐसे ही दोस्तों अलग अलग जो आप लोगों के प्लैनेट है उन सभी का साइज अलग अलग है। यानी अगर आप लोग सभी की बात करोगे तो सभी का द्रव्यमान अलग है, त्रिज्या अलग है, तो कुल मिला के सभी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी अलग होगा, है ना। सभी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी अलग होगा। अभी अलग अलग ग्रह पे मैं आप लोग को अलग अलग गुरुत्वीय त्वरण का मान बताऊंगा, बट ये डैम श्योर है कि क्या होगा? अलग अलग होगा। अब बात आती है सर गुरुत्वाकर्षण कैसे मेजर करोगे? आ जाओ। जैसे ये आप लोगों का क्या है दोस्तों? पृथ्वी की सतह है, आपको पता है एग्जैक्ट बिल्कुल प्लेन नहीं है, बिल्कुल ऐसे सरफेस रेगुलर, थोड़ा सा इररेगुलर है। तो आप लोग देखो कहीं पर नीला निशान है, कहीं पर लाल निशान है, कहीं पर पीला निशान है, कहीं पर हरा निशान है। तो ये नीला, हरा, लाल, ये आप लोगों को क्या बता रहा है? गुरुत्वाकर्षण का मान बता रहा है, कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। तो कुल मिला के गुरुत्वाकर्षण नापोगे कैसे? अरे देख लोगे यार कहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा है, स्मॉल जी का मान ज्यादा कहां पर है, क्योंकि जहां पर ये मान ज्यादा है इसका मतलब वहां पर m इंटू जी ज्यादा है। m इंटू जी ज्यादा है इसका मतलब पृथ्वी है वहां पर किसी वस्तु को ज्यादा बल से खींच रही है, यानी वहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। तो आप लोगों को बस ये देखना है स्मॉल जी का मान कहां पर ज्यादा होता है। आपको ये बात तो पता ही है, पोल्स पे ज्यादा होता है, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो स्मॉल जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। जैसे मान लो कहीं पर क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जनरली आप लोग किसको किस में नापते हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हो। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आप लोग सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में नाप सकते हो क्या? बिल्कुल नाप सकते हैं सर। यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो सीजीएस मात्रक अगर मैं आप लोगों से पूछूं सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और दोस्तों इसी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप लोग क्या बोलते हो? गल बोलते हो। क्या बोलते हो? गल बोलते हो। क्या बोलते हो? गल बोलते हो, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 1 मिलीगल क्या होगा? 1 मिलीगल क्या होगा? तो 1 मिलीगल क्या होगा? 10 की पावर -3 गल, ठीक है क्या? ठीक है, या 0.001 गल। तो आप लोग यहां पर देख रहे हो कि रेड कलर आप लोगों को क्या बता रहा है यार? यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बहुत ज्यादा, ये गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है? बहुत ज्यादा। देखो 50 मिलीगल है। जहां पर आप लोगों का ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का क्या है? वहां पर बहुत कम है, -50 मिलीगल है, ठीक है। तो बस कुल मिला के मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हर जगह जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, ठीक है। सर अर्थ के रोटेशन के वजह से भी जी का मान चेंज होता है क्या? सर बिल्कुल होता है, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, बिल्कुल होता है, ठीक है।
चलो आ जाओ। तो गुरुत्वाकर्षण को आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापोगे, मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस ब्रह्मांड में एक जगह ऐसी है जहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। मतलब वहां पर ऐसी ज्यादा है कि कोई भी चीज जाएगी ना वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। भाई पूरे ब्रह्मांड में एक जगह है जिसको हम लोगों ने ब्लैक होल नाम दिया है। इसको ब्लैक होल क्यों नाम दिया है अभी मैं बताऊंगा। दोस्तों यहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान इतना ज्यादा है कि कोई भी वस्तु जाएगी ना वो इसमें आकर्षित हो जाएगी, इसमें घुस जाएगी, इसमें गायब हो जाएगी। इवन दोस्तों जो लाइट होती है ना, लाइट प्रकाश, उस आपको पता है उसकी स्पीड कितनी खतरनाक होती है, तुरंत निकल जाए, एक सेकंड पता नहीं कितने लाखों किलोमीटर चल जाए, बट वो लाइट भी यहां से ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि जब लाइट जाएगी ना उसको भी अपने में आकर्षित कर लेता है ये। समझ गए बात को। तो उसी वाली चीज को आप लोग क्या बोलते हो, ब्लैक होल, ठीक है। आ जाओ अब हम लोग बात करते हैं वेटलेसनेस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं जो भी स्टूडेंट ने पूछी कि सर जो अर्थ का रोटेशन होगा उसकी वजह से भी क्या गुरुत्वाकर्षण का मान चेंज होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान चेंज होता है क्या? बिल्कुल। कैसे होता है आप समझो। यहां पर देखो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लो अर्थ आपको क्या पता है रोटेट कर रही है ना, ये ठीक है। तो अगर इस वस्तु को अगर आप लोग अर्थ पे रख दोगे तो क्या ये भी रोटेट कर रही है? तो रोटेट होने की वजह से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो। जानते हो क्या? तो बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसको आप लोग बोल रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जानते हो क्या? अरे जानते हो या नहीं जानते बताओ, जानते हो या नहीं जानते? ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग किसी m द्रव्यमान की वस्तु को यहां पर रखोगे तो आपको पता है पृथ्वी इसको आकर्षित तो करेगी, और आकर्षण कहां पर, दिशा कहां पर होती है? केंद्र की तरफ होती है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं अब जो नेट फोर्स जो लग रहा है केंद्र की तरफ, वो कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है? कम लग रहा है ना। पहले लग रहा था mg बटा वो उधर बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कम लग रहा है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बटे r, या फिर m ओमेगा स्क्वायर r भी होता है। आप टेंशन मत लो, ये ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड है, कोणीय वेग है, कितने वेग से घूम रहा है। तो बस ये आप समझो, आपको ये कुछ भी नहीं समझना। अगर देखो ये तेज घूमेगी तो ओमेगा का मान ज्यादा होगा, ये बाहर वाला फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी नेट फोर्स जो केंद्र की तरफ लग रहा है वो क्या होगा? कम होगा। यानी बाहर कम होगा, बाहर कम होने का मतलब गुरुत्वाकर्षण कम होगा। तो सिंपली एक पॉइंट डाल के आप लोग लिख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। एक पॉइंट आप लोग डाल के लिख दीजिए, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के घूर्णन से स्मॉल जी का मान क्या होता है? कम होता है। या पृथ्वी के ज्यादा घूर्णन कर लो, अगर ज्यादा स्पीड होगी ना तो स्मॉल जे का मान क्या होगा? कम होगा। क्लियर है क्या? ब्लैक होल नहीं समझ में आया है? प्रियंका जी आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं यार कि है ना कोई, मैं मैग्नेट हूं तो मेरे पास में आप कोई भी लोहे का टुकड़ा लेकर आओगे तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगी क्या? लोहे का टुकड़ा लेकर आओगे तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगी क्या? क्योंकि मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। सिमिलरली दोस्तों इस पेन को छोड़ रहा हूं, ये नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि पृथ्वी इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो यार हमारे इस पूरे यूनिवर्स में एक जगह ऐसी है जहां पर ग्रेविटेशन का मान बहुत ज्यादा है, जहां पर आकर्षण बहुत ज्यादा है। वहां पर इतना ज्यादा आकर्षण है, कोई भी वस्तु जाए ना उसमें आकर्षित हो जाती है, उसमें घुस जाती है ब्लैक होल में। उस जगह को ब्लैक होल बोल रहे हैं आप, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं वेटलेसनेस क्या होता है। इस वेटलेसनेस को समझने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वेट इन लिफ्ट। यहीं से ही आप लोगों को क्या समझ में आ जाएगा, है ना, वेटलेसनेस समझ में आ जाएगा। चलो आ जाइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो 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 प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। समझोगे मेरी बात को? परेशान तो नहीं होगे ना? नहीं होंगे सर, समझाओ। जैसे मान लेते हैं एक कोई वेइंग मशीन है, वजन तोलने की मशीन है, ठीक है। इसमें क्या लगा होता है? इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। ये सब छोड़ो, आप तो मान लो वजन तोलने की मशीन है, वेइंग मशीन है। दोस्तों आप लोग इस पे जाके खड़े हो गए, ठीक है। आपका द्रव्यमान मान लो m है, 10 किलो या 20 किलो, 70 किलो, 100 किलो, 80 किलो, जो भी हो, वॉट एवर, ठीक है। तो यार आप लोग मुझे बताइए, नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है क्या? नीचे की ओर फोर्स लग रहा है क्या, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? mg, ठीक है, ठीक है। तो जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है उसे ही आप लोग क्या बोलते हो? उस वस्तु का वेट बोलते हो। तो यहां पर वेट क्या है? आपका mg है,
जो कि आप लोग का एक्चुअल में जो वेट है वही है, ठीक है। बट होता क्या है, जब आप लोग लिफ्ट में जाके बैठोगे ना तो कुछ कहानी डिफरेंट होगी। क्या होगी? मान लो दोस्तों कोई लिफ्ट है, ये इसमें वेइंग मशीन थी, आप खड़े थे यहां पर, आपका द्रव्यमान था m, नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg लगी रहा है, नीचे की ओर mg लगी रहा है, तो आपको आपको लगेगा कि मेरा वेट mg तो है। बट दोस्तों जब भी किसी लिफ्ट में बैठते हो जिसका मान लो लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, तो जिस दिशा में आप लोगों की त्वरण जा रही ना उसके अपोजिट दिशा में एक फोर्स और आता है जिसको आप लोग बोलते हो सूडो फोर्स, छदम बल, है ना। ये क्लास 12वीं का है या 11वीं का है, सॉरी, तो अभी आपको ज्यादा घुसना नहीं है इसमें, बस नाम याद रखो सूडो फोर्स, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं छदम बल, जूठा बल, ठीक है। तो एक फोर्स और लगता है जिस डायरेक्शन में जा रही है लिफ्ट उसके अपोजिट में। तो कुल मिला के अब वेट आपका mg नहीं है, टोटल वेट कितना हो गया, नीचे की ओर नेट फोर्स कितना लग रहा है mg प्लस ma, तो आप लोग बोलेंगे अब वेट कितना हो गया, mg प्लस ma हो गया, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? अगर कोई लिफ्ट है, अगर कोई लिफ्ट है, मान लेते हैं इसमें वेइंग मशीन थी, आप खड़े थे, mg तो नीचे लग ही रहा था, तो अगर कोई लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, अगर मान लेते हैं इस बार ए त्वरण से नीचे आ रही है, तो जब ए त्वरण से नीचे आती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसको आप लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। कितना लग रहा है? ma। तो अब नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है? नेट फोर्स नीचे जो लग रहा है उसी को तो आप लोग वेट बोलते हो, तो बेसिकली वेट कितना हो गया आप लोगों का, mg माइनस ma, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई लिफ्ट में आप लोग हो, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है ए त्वरण से, त्वरण होना चाहिए, अगर नियत वेग से गई, कांस्टेंट वेलोसिटी से गई, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, नहीं एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, वेट का मान क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसका वेट बढ़ता है, कितना हो जाता है, mg प्लस ma हो जाता है। अगर कोई लिफ्ट नीचे आती है तो उसका वेट क्या होता है, घटता है, कितना हो जाता है, mg माइनस ma हो जाता है। ये कहानी क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ। चले आगे। चले आगे, चलिए। अब दोस्तों एक चक्कर है, मान लेते हैं लिफ्ट टूट गई, लिफ्ट का जो वायर है वो टूट गया, टूट गया, तो लिफ्ट नीचे आएगी, किस त्वरण से नीचे आएगी? तो कोई भी वस्तु किस त्वरण से नीचे आती है, गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आती है, तो ये जी त्वरण से नीचे आएगी। तो अब इसका वेट कितना होगा, वेट होगा इसका mg माइनस ma, और कौन से त्वरण से आ रही है, जी त्वरण से आ रही है, तो mg माइनस mg जीरो। यानी इसमें जो भी व्यक्ति है वेइंग मशीन पे खड़ा है वो कोई भी वेट दर्शाएगी नहीं, उसका वेट जीरो दर्शाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस, भारहीनता। क्या? भारहीनता, ठीक है। तो वेटलेसनेस, भारहीनता क्या होता है, मतलब आपको कुछ भारी नहीं लग रहा, कोई नीचे कोई चीज नीचे लाई नहीं रही आपको, कोई चीज देखो हवा में उड़ रहे हो आप, हवा में उड़ रहे हो, कोई नीचे आई नहीं रही, तो ये वेटलेसनेस का रियल लाइफ एग्जांपल है। और एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ये जब स्प्रिंग पे आप लोग खड़े हो जाओगे ना वेइंग मशीन पे, तो आपका वेट जीरो दिखाएगा। क्यों? जब भी कोई वस्तु को आप लोग काट देते हो, अगर वो जी त्वरण से नीचे आती है तो यहां पर आप लोग का जो वेट आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर कल हम लोग पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी, और बाकी अलग अलग ग्रह पर कितना अलग अलग चाल होती है वो हम लोग समझेंगे। फिर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा अलग अलग साइंटिस्ट के। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, अलग अलग प्रॉपर्टी, डेंसिटी वगैरह क्या होती है, सारी चीज हम लोग, बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, टेंशन मत लो, कंप्रेसिबिलिटी वगैरह सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, कल करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। बाय बाय।
वीडियो बनाऊं या डिसेबल करूं इसको? आप रिकॉर्ड करो ना। तो अभी मत करो, जब मैं कर तब करना। और सुनो, जो सुन मैंने बात कर ली सर से, तो अपन जैसे वो शेड्यूल बनवा देना मैम से। आप अपने हिसाब से कर लिया करो, कोई मेरे को तो आपको डाउनलोड करके देता हूँ।